यहाँ मौजूद जितने भी साथी हैं सभी को जय भीम, जय मंडल और सतरंगी सलाम। मेरी आवाज़ जा रही है? और इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए सभी को शुक्रिया। माचनवाड़ जी, गायकवाड़ जी, गणपति जी, मनराज शास्त्री जी और वो सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ और जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, आपके प्रयासों से ही ये पेज बन पाया है और ये प्लेटफॉर्म मिल पाया है मेरे जैसे तमाम लोगों को अपनी बात रखने का। आज का जो मुद्दा है वो है जितने भी मज़दूर हैं, जिस तरीके से वो जातिगत भेदभाव झेल रहे हैं, जातीय दंभ झेल रहे हैं अभी कोरोना काल में। आप सभी से ये बात अछूता नहीं है कि अभी पूरा विश्व कोरोना जैसी त्रासदी को झेल रहा है और इस त्रासदी से हमारा आत्मनिर्भर भारत भी अछूता नहीं है। हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भारतीय सरकार, अभी की मौजूदा सरकार बहुजन विरोधी है। इस कोरोना जैसी महामारी में ये आत्मनिर्भर बनने का दावा तो करते हैं, पर दूसरी तरफ बैठ के ये इंतज़ार लगा रहे हैं कि कब कोई यूरोपीय देश या कब अमेरिका, कब कोई दूसरा देश वैक्सीन बना दे इनके लिए। यही है इनकी आत्मनिर्भरता। अगर इन्होंने जियो यूनिवर्सिटी बनाने के जगह तमाम कुछ और यूनिवर्सिटीज़ खड़ा किए होते जो असल में एग्जिस्ट करते, तो शायद आत्मनिर्भर हम बन पाते। खैर, इन बातों को छोड़िए। हमारा जो मुद्दा है, आज हम देख सकते हैं कि इस कोरोना काल ने, कोरोना वायरस ने, इस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया का सच, वो खोखलापन सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अभी अमेरिका में हम लोग जान रहे हैं कि अमेरिका में काफ़ी पहले लोकतंत्र आ चुका है, काफ़ी पहले उन्हें आज़ादी मिल चुकी है, काफ़ी पहले संविधान लागू हो चुका है, लेकिन आज भी अश्वेत समाज अपना अस्तित्व खोजने में लगा है। जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द थे, मैं सांस नहीं ले पा रहा। ये सांस नहीं ले पाना कोई नई बात नहीं है। विदेशों में ये जो सांस नहीं ले पाने का बात है, ये वही जहर है जो समाज के मन में, दिमाग में बैठ गया है। विदेशों में रंग के भेदभाव के नाम पर और भारत में ये जहर है लिंग का, धर्म का, जात पात का और ना जाने क्या क्या। कतार बड़ी लंबी है, बिल्कुल वही कतार है जो डीमोनेटाइजेशन के वक्त मोदी जी ने पूरे देश को कतार फ्री में दे दिया था। आप देख रहे हैं कि जब से, जिस दिन से हमारे जो देश के आका हैं फिलहाल, उन्होंने जिस दिन से आगाज़ किया था कि लॉकडाउन शुरू होगा, उस दिन से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मजदूर वर्ग रोड पे, सड़क पे रेंग रहा है और बुरी मौत मर रहा है और इसका सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। और पूरी की पूरी जनेऊधारी ब्राह्मणवादी मीडिया लगी है सरकार की चमचागिरी करने में। इनको बस दिखता है टिड्डी पिड्डी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू, इसके अलावा इनके पास करने को कुछ नहीं है। इनको अभी मजदूरों का दर्द दिखाना चाहिए, तो ये लगे हैं उनके चमचागिरी करने में कि कौन बेहतर चमचागिरी कर सकता है, किसको जल्द से जल्द राज्यसभा पहुंचना है। बस इसी में इनकी होड़ लगी हुई है। इनसे इतना कहना होगा कि हर एक आंसू खतरा है इस हुकूमत के लिए। तुमने नहीं देखा है आंसुओं का सैलाब बन जाना। आप खुद, अगर अभी हम किसी से कहें कि जो मजदूर वर्ग सड़क पे भटक रहा है, मर रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर तबके का है, तो तुरंत में मुझे कह दिया जाएगा कि जातिवादी है। ये जातिवादी होने का ठप्पा इसलिए लगा दिया जाएगा क्योंकि मैं अपने समाज के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ। अभी आप बताइए, चंद मुट्ठी भर लोगों को लाने के लिए किस तरीके से वंदे भारत जैसे मिशन के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, बस मुट्ठी भर लोगों के लिए। और उनके टाइटल देखिएगा तो आराम से पता चल जाएगा कि कौन है ये मुट्ठी भर लोग। और आपको मजदूर वर्ग को लाने के लिए आपके पास आपकी खटारा ट्रेन भी नहीं है, वो भी आप नहीं चलवा सकते। वो भी इन्होंने तब चलवाया जब 1000 से 1500 मजदूर
सड़क पर तो कभी रेल की पटरी पर कट करके मर गए। और वो ट्रेन भी जब ये शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि चलने के लिए तो बिहार के लिए ट्रेन निकली थी, पर पहुंच जाती है राउरकेला। 2 दिन का सफर 7 से 8 दिनों में पूरा किया जाता है। एक बार आप सोचिए, अगर जो विमान ये जिस विमान से आ रहे थे, न्यूयॉर्क से भारत आने में 20 घंटे की दूरी है, अगर यही 20 घंटे के जगह इनको 80 घंटे में केनिया पहुंचा दिया जाता तो पूरी की पूरी ब्राह्मणवादी मीडिया भी संसद को हिला रही होती और सरकार को गिरा रही होती, क्योंकि ये उनके लोग हैं, ये हम, और जो मर रहे हैं वो हमारे लोग हैं जिनके लिए हमें बोलना है। ये आप खुद देखिए, जो सरकारी आंकड़े हैं ये बताते हैं कि 2001 में जो पलायन करने वालों की संख्या थी 93 लाख लोग आदिवासी समुदाय से थे, दलित समुदाय से थे। अभी ये 2001 का आंकड़ा है। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 15 से 20 करोड़ पहुंच गया है। तो क्या जो सड़क पर मर रहा है वो कोई मिश्रा, चौबे, दुबे, पांडे, वर्मा, शर्मा ये लोग हैं, या हमारे लोग हैं, नोनिया, धोनिया, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, पिछड़ा, पसमानदा, आदिवासी, हमारे लोग हैं ये लोग, जोलाहा, ये हमारे लोग हैं, इनके लिए हमें बोलना है। बशर्ते ये बाहर वाले लोग आपको आकर के तुरंत में ठप्पा लगा देंगे जातिवादी है, हमें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मीडिया जो काम कर रही है, मीडिया क्या कर रही है कि चश्मा पहना रही है और ऊपर से गरीब अमीर के नाम का पुताई लिपाई कर रही है। आप देख रहे हैं कि पूरा इतिहास को जब आप देखते हैं तो इतिहास में हम देख रहे हैं कि संसार में हमेशा 2 तरह के समाज पैरेलल चलते आए हैं। एक वर्ग का समाज है, एक वर्ण का समाज है। वर्ग का समाज जो यूरोपीय देशों में, बाकी देशों में चलता आया, वर्ग मतलब जहाँ पे गरीब और अमीर के बीच दीवार खिंची होती है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं किसी तरीके से, आप अगर मेहनत करके जीवन के अंतिम सांस में भी आप अमीर बन सकते हैं। पर आपके पास और भारत में चलते आई है वेदों से प्रेरणा लेकर के वर्ण व्यवस्था, और इस वर्ण व्यवस्था में आपको तनिक सा फ्रीडम नहीं मिलेगा कि आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा पाए। अगर आप दलित के घर में पैदा हुए हैं तो आप दलित ही हैं, और अगर आप राजपूत के घर में पैदा हुए हैं तो वो कह देंगे कथित बुद्धिमान है क्योंकि ये राजपूत के घर में पैदा हुआ है। बिल्कुल यही सोच रखा जाता है। समाज इससे अछूता नहीं है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इस समाज में हम जी रहे हैं, जिसको गरीब और अमीर के नाम पे छुपाया जा रहा है असल मुद्दे को। एक तो ये दिखा नहीं रहे हैं जो असल में मुद्दा है, ये उसको छुपा रहे हैं। और जो कुछ पत्रकार एक आध हैं जो मजदूरों की समस्याओं को दिखा रहे हैं, वो भी असल मुद्दे को छुपा रहे हैं। वो मुद्दा है जातिगत मुद्दा, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो जाति के ऊपर बात करता है तो वो लिबरल नहीं कहलाएगा, तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बुद्धिजीवी नहीं कहलाएगा, स्कॉलर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो जात के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन इस समाज में जात है और हम उस दंभ को झेलते आए हैं, और मजदूर वर्ग भी झेल रहा है। अगर हम डाटा के बात करें, सेंसस की बात करते हैं, तो राजस्थान में पत्रिका के हिसाब से, जो इकोनॉमिस्ट पत्रिका निकलती है उसके हिसाब से, जितने भी लोग पलायन करते हैं उसमें से अगर कथित ऊंची वर्ग के लोग हैं, कथित ऊंची जात के लोग हैं, तो ये कभी भी आपको नाले साफ करते नहीं मिलेंगे या फिर आपको घर बनाते हुए नहीं मिलेंगे। इनको वाइट कॉलर जॉब दिया जाता है, क्योंकि ये शुरू से प्रिविलेज्ड हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनको वो सुख मिला है जिससे हमको शुरू से वंचित रखा गया है। अगर महिलाओं की हम बात करते हैं, आप तुरंत में बोल देते हैं महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, और हमें कह देते हैं समाजवादी लोग महिला आरक्षण के खिलाफ है। नहीं, हम शुरू से कोटा विद इन कोटा की बात इसलिए करते आए हैं क्योंकि हम जमीनी सच जानते हैं। 66% महिलाएं जो पलायन करती हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, पगार मिलता है। और जो ओबीसी की 36% महिलाएं हैं, या तो वो किसी के घर में नौकरानी का काम करती हैं, या कि तो किसी के खेत में बटैया में हल जोतती हैं, या कुछ भी काम करती हैं।
जो आदिवासी महिलाएं हैं वो अधिकतर ईंट भट्ठी में काम करती हैं, जो दलित महिलाएं हैं वो मजदूर का काम करती हैं। तो महिलाओं में भी जात बटा हुआ है, और जो मजदूरी कर रहे हैं वहाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो मजदूर है वो गरीब होगा, कोई मजदूर अमीर तो नहीं होता है। तो आप क्या अमीरी और गरीबी के बीच में हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें दिखाना चाह रहे हैं कि समाज में सिर्फ अमीरी और गरीबी है। समाज में अमीरी गरीबी ही सिर्फ नहीं है। लोहिया जी ने कहा था कि जब तक इस देश में, ये देश में आर्थिक समानता ही समानता नहीं होगी, क्योंकि ये देश में सामाजिक असमानता बनी हुई है। और मेरा ये मानना है कि जब तक जात का, जातीय प्रणाली का, जातिवाद का विध्वंस नहीं हो जाता, तब तक हम प्रगतिशील नहीं हैं, और हमें कोई अधिकार नहीं है यह कहने का कि हम प्रगतिशील समाज हैं या हम किसी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। आप खुद देखिए, जितने भी मुस्लिम समुदाय हैं, पसमानदा समुदाय हैं, आखिर ज़रूरत उन्हें क्या पड़ती है अपना देश छोड़ के जाने की? कोई चाहता है अपना देश छोड़ के जाना, कोई चाहता है अपना परिवार छोड़ के जाना। कोई क्यों चाहेगा अपने परिवार से दूर होना? ये मजबूरियां हैं जो उन्हें बाहर भेजती हैं। मुस्लिम वर्ग के लोग अधिकतर सऊदी अरेबिया में काम करने जाते हैं। वहाँ पर इनको किसी तरह का राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो माइग्रेटर्स हैं, वो वहाँ पे गए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह नियम भी पास कर दिया कि अगर एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाएं तो उनको नौकरी में या किसी चीज़ में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो खैर, हमें ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये पूरा का पूरा सरकार बहुजन विरोधी है, और हमको इसके खिलाफ लड़ते रहना होगा, सतत प्रयास करना होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि गरीबी और अमीरी में सिर्फ समाज बटा है, उनको आप बेधड़क मुंह पर बोलिए कि आप हमारे खिलाफ हैं, आप बहुजन विरोधी हैं, क्योंकि ये समाज भले कितने बार ठुकरा दे, नहीं जातीय व्यवस्था नहीं है। और जो एलीट वर्ग ऐसा बात करता है जातीय व्यवस्था नहीं है, उनको कहिएगा न्यूज़पेपर का पन्ना खोल के देख लो, मैट्रिमोनियल साइट पर आपको क्या वो दुर्घटना थी? नहीं, वो हत्या थी। और जितने मजदूर वहां पे थे, कौन थे? वो आदिवासी मजदूर थे। जो आप देख रहे हैं, मनोज पासवान की बेटी ज्योति कुमारी, जो अपने पिता को यहाँ साइकिल से चला करके ले करके आती है, उसको ये लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि देखो गर्व करने की बात है। हाँ, गर्व करने की बात बिल्कुल है, क्योंकि एक बेटी अपने पिता को इतनी दूर से बिहार लेके आई है, लेकिन साथ ही साथ ये इस समाज को के खोखलेपन को खोल करके रख दे रही है कि किस तरीके से ये समाज आज तक हमें दबाता आया है, और हमारे लिए इसने कुछ नहीं किया, रत्ती भर काम नहीं किया है। अभी भी आप देखिएगा, उस बेटी के लिए एक पर्टिकुलर तबका सिर्फ गालियां देता है, अब शब्द का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि इनसे अनपच हो रहा है कि एक बहुजन की बेटी का नाम लिया जा रहा है, उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी अरमीना खातून, जिनका मुजफ्फरपुर में आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा, वो बच्चा जो अपनी माँ का वो कफन ही था जिससे वो उठा रहा था, उसे क्या पता उसकी माँ जिंदा है या मर गई। कौन से समाज से थी? वो बहुजन समाज से थी। और आप इतना समझ लीजिए कि जो जनेऊधारी तबका मीडिया बैठा हुआ है वहाँ और अपने आत्मा को बेच चुका है दीनदयाल उपाध्याय भवन में, वो अगर उसके समाज के लोग होते, कोई मिश्रा, चौबे, दुबे, पांडे का मरा होता, तो अभी तक ये लोग सीना पीट करके हाहाकार मचा दिए होते। पर ये हमारे लोग हैं जिनके लिए इनके शब्द से जिन मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि ये चमचागिरी में व्यस्त है और हमें इनसे कुछ कहना भी नहीं है। हमें बस इतना ख्याल रखना है कि हम कौन हैं और हमें किन के लिए लड़ना है और कब तक लड़ना है। जब तक इस समाज से हम जातिगत व्यवस्था खत्म नहीं कर देते, जब तक हम बराबरी की कुर्सी पर इनसे नहीं बैठ जाते और आंख से आंख मिला करके इनको नहीं कह देते कि हाँ, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार मेरा है, मेरे पूर्वज बहुजनों का खून भी इसी मिट्टी में मिला है इस देश को बनाने में, और हम इसी देश के वासी हैं और इस देश में हम भी शान से जिएंगे, इज्जत से जिएंगे। 2 रोटी अगर कमाएंगे तो वो इज्जत की होगी।
जो मजदूर मरा है हमको नहीं चाहिए तुम लोगों की सांत्वना। अपनी सांत्वना तुम पास में रखो, क्योंकि वो मजदूर तुम्हारे लिए गिनती भर हैं। अगर अंबानी का कुत्ता भी मर जाता है तो उसका नाम छपेगा अखबार में, पर हमारे मजदूर भाई, श्रमिक भाई मर जाते हैं तो वो गिनती बस दे दी जाती है कि ये मर गया, वो मर गया, इतने मर गए, 50 मर गए, 75 मर गए। क्या उनका कोई नाम नहीं था? उनका कोई परिवार नहीं था? क्या वो इस समाज का हिस्सा नहीं थे? ये सवाल तब तक दागने होंगे साथी जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता। और अंत में आप लोगों से बस यही कहना होगा मेरा कि मजदूर के बहे हुए हर एक खून के कतरे का हिसाब रखा जाएगा। बहुजनों के कत्ल का खिलाफ सड़क पर आगाज किया जाएगा। एक बच्चे से उसकी मां छीन लेना, एक पति से उसकी पत्नी छीन लेना, ये याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। वो काली स्याही पोतेंगे, वो हमारे बदन नोचेंगे। कुछ लोग जो बैठे हैं पत्रकार, वो चिल्लाएंगे, ये अंत तक चिल्लाएंगे, पर हम इनके काले करतूतों को याद रखेंगे, इनका हर एक जुर्म याद रखा जाएगा। और हाँ, जब वक्त हमारा आएगा तो फिर दोहराया जाएगा। तुम्हारे किए हर एक गुनाह का हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। सभी जुड़े रहें, एकजुट रहें, प्रतिबद्ध रहें और अपने समाज के लिए हम लड़ते रहें। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल।